एवरीवन वेलकम टू द कलेक्टिव लर्निंग। मैं हमीद द्विवेदी। तो आज हम स्टैटिक जीके के वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं जो एनटीपीसी में आए हुए हैं 2025 का। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान है। राजस्थान क्या है? सबसे बड़ा स्टेट है। अगर इसके क्षेत्रफल की कुल बात की जाए तो यहाँ पे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है यहाँ पे। और इसकी राजधानी क्या है? जयपुर है। और थार मरुस्थल यहाँ पे पाया जाता है। तो ये राज्य किस लिए प्रसिद्ध है? जैसे कि ऐतिहासिक किले हो गए, महल और राजपूत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा हो गया राजस्थान। अगर यहाँ पे ये बात की जाए कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा कौन है, तो उसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बड़ा है पॉपुलेशन के अनुसार। और वहीं पर अगर जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात जब करें, तब उसमें कौन सा राज्य आगे है? सबसे आगे है वहाँ पर बिहार। तो पॉपुलेशन के लिए यूपी, पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए बिहार, और एरिया के उससे देखा जाए तो ये राजस्थान सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या? प्रदेश। यानी कि जो भारत का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सबसे पहले सन निकलता है। तो उधर कौन सा सबसे पहले राज्य पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश। तो डोंग नामक स्थान को भारत का पहला सूर्योदय स्थल माना जाता है। तो उस स्थल का क्या नाम है? डोंग। डोंग उसको बोला जाता है, जहाँ पे सबसे पहले सन निकलता है। ये भारत के पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित है। इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। सूर्य का यह जल्दी उगना भारत की IST यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो उससे लगभग 1 घंटा पहले ही यहाँ पे सन निकल आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बाघ होगा इसका। इसका वैज्ञानिक नाम अगर देखें तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। तो ये वैज्ञानिक नाम आप याद रख सकते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस इसको बोला जाता है। और बाघ के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर एक स्टार्ट किया गया था। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी इसका कौन सा होगा? मोर होगा, ऑप्शन बी। इसका अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका नाम है क्रिस्टेटस इसका साइंटिफिक नेम है। और 1963 में इसको क्या किया गया था? राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। यह किसका प्रतीक है? तो सुंदरता, गरिमा और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। एक और मान्यता है कि भारत में मानसून के आगमन का भी ये संकेतक माना जाता है इस पक्षी को, यानी मोर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? यहाँ पे कमल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलिम्बो न्यूसीफेरा। तो याद रखिएगा, नेलिम्बो न्यूसीफेरा, NUCIFERA, न्यूसीफेरा इसको बोला जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये किसका प्रतीक है? तो ये पवित्रता, सौंदर्य और आत्मज्ञान का प्रतीक होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बनियान है, यानी कि बरगद यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल कौन है? मैंगो, आम है। इसका भी अगर साइंटिफिक नाम आप याद रखना चाहें तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैंगीफेरा इंडिका। ये कभी कभी क्या होता है कि साइंस से रिलेट करके इसको पूछ लिया जाता है। और भारत में लगभग 1000 से ज़्यादा आम की किस्में यहाँ पे पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो इसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का हॉकी है। जबकि आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल यहाँ पे घोषित नहीं किया गया है। तो घोषित नहीं किया गया है, बट अगर एग्जाम में मान लीजिए आता है तो हॉकी ही वहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर कुछ तथ्यों की बात की जाए तो जैसे मेजर ध्यानचंद की अगुवाई में भारत ने कई ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। जैसे कि 1928 से लेकर 1956 तक ओलंपिक में, 1928, 1928 से लेकर 1956 तक जितने भी मतलब ओलंपिक हुए में भारत ने हॉकी में क्या किया था? लगातार स्वर्ण पदक जीता था। कितनी बार? 6 बार यहाँ पे जीता था। तो हॉकी को भारतीय गौरव और परंपरा से जोड़कर देखा जाने लगा इसी की वजह से। हालांकि सरकार द्वारा कभी आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं की गई, पर फिर भी यहाँ पे हॉकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉल्फिन यहाँ पे दिया गया है। यानी कि ये जो गंगेटिक डॉल्फिन है इसको बोला जाता है
तो इसको क्या बोला जाता है? गंगेटिक डॉल्फिन। बाकी डॉल्फिन तो बहुत सारी पाई जाती हैं, बट ये जो गंगा में पाई जाती है गंगेटिक डॉल्फिन, इसको पालते हैं। और ये जल के पानी में पाई जाती है, विशेषकर जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसके उपनदियों में पाई जाती है। इसमें विशेषता इसकी ये होती है कि इसकी आई नहीं होती, यानी कि अंधी होती है। और इकोलोशन द्वारा रास्ता खोल दिया गया था 2009 में, इसे राष्ट्रीय जल जीव घोषित कर दिया गया था। ये जल जीवन संतुलन का प्रतीक है और संरक्षण के लिए इसके लिए क्या चला गया है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी यहाँ पे चला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर तो आपको पता होगा, गंगा है, जिसकी लंबाई की अगर बात करें तो 25, जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, तो इसी को आप 2 बार लिखिए, 25 इसकी मान लीजिए लंबाई है ये। और इसका अगर उद्गम की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री से, जो गंगोत्री का ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है उत्तराखंड में। ये उत्तर भारत के कई राज्यों से होकर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो बांग्लादेश में फिर इसको क्या बोला जाता है? वहाँ पे इसको पद्मा बोला जाता है, याद रखिएगा, पद्मा नाम से वहाँ पे जाती है। और धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा को भारत की जीवनदायिनी नदी भी माना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो ये 1366.33 मीटर ये लंबा है, जो कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। इससे 2013 में क्या किया गया था? 2013 में इसका यानी कि फिर से पुनः निर्माण करके इसको विस्तारित किया गया था। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आता है बुक, उसमें भी इसका नाम शामिल किया गया है। यह पूर्वोत्तर रेलवे यानी कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय भी है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नोहक लिकाई जलप्रपात, जो कि ऑप्शन सी है, जो कि स्थित कहाँ है? तो ये मेघालय में स्थित है, तो याद रखिएगा मेघालय में क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो ये 340 मीटर है, और अगर फीट में देखा जाए तो 1115 फीट का है ये फीट। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। यह एक एकल धारा जलप्रपात है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही धारा इस तरह से आकर के नीचे डाउन होकर गिरती है। स्थान की अगर बात करें तो ये मेघालय के चेरापूंजी नाम के स्थान पर पाया जाता है। यह पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है और मानसूनी सौंदर्य का प्रतीक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो कहाँ पे ऑप्शन है सुंदरबन, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। इसकी अगर कुछ तथ्यों की बात की जाए तो ये क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और क्षेत्र में बात करें कि कहाँ कहाँ है, तो ये भारत में स्थित है। तो कहाँ है? अपने भारत में है। इसके अलावा ये पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी फैला हुआ है। विश्व धरोहर स्थल यानी कि जो यूनेस्को की सूची आती है, यूनेस्को के रूप में भी इसको सूचीबद्ध किया गया था। यहाँ पे पाए क्या जाते हैं? तो जैसे रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, मैंग्रोव वनस्पतियाँ हो गई, तो ये सभी यहाँ पाए जाते हैं। कहते हैं भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? विच इज़ द कंसीडर द ओल्डेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया? तो सबसे पुराना त्यौहार यहाँ पे किसको माना जाता है? होली को माना जाता है। पौराणिक कथा आपने सुना होगा कि भक्त प्रहलाद और होलिका से जुड़ी हुई कहानी यहाँ पे जुड़ी हुई है। ये मनाया कब जाता है? तो ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है। बसंत ऋतु में आता है त्यौहार, और इसको रंगों का त्यौहार बोला जाता है। उसके अलावा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक भी माना जाता है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे पुराना बंदरगाह यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो लोथल होगा। ये कहाँ था? ये मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। लगभग 2400 ईसा पूर्व में जो सिविलाइजेशन बनी थी, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, वहाँ पे पाया जाता था। ये कहाँ स्थित था? ये गुजरात में स्थित था। गुजरात राज्य में स्थित था। ये एक प्राचीन क्या था? डॉकयार्ड, यानी कि वही मतलब बंदरगाह था। इससे क्या होता था कि समुद्री व्यापार और जल परिवहन के लिए उपयोग इसका किया जाता था। लोथल जो है तो भारत की प्राचीन समुद्री संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सोनपुर में लगता है। सोनपुर स्थित कहाँ पे है? तो बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। तो बिहार में क्या होता है? सबसे बड़ा पशु मेला लगता है बिहार के सोनपुर में। ये कब लगता है? तो हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है, यानी जो कार्तिक महीने की पूर्णिमा आती है, कार्तिक महीने की पूर्णिमा, उस दिन ये मेला लगता है बिहार में। और ये गंगा और गंडक जो नदी हैं उनके संगम पर लगता है। इसमें जैसे कि हाथी, घोड़े, गाय, अन्य पशुओं की यहाँ पे खरीद बिक्री की जाती है। धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक महत्व भी इसका होता है।
ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ताज उल मस्जिद, जो कि भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो था कि जब 1 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे नमाज अदा किया करते थे। ये कला और धार्मिक दृष्टि से अद्वितीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अटल सुरंग, जिसका मोदी जी ने वहाँ पे उद्घाटन किया था, आपने देखा भी होगा न्यूज़ वगैरह में। तो इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। ये स्थित कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में किसको किससे जोड़ती है? तो मनाली लेह मार्ग पर ये स्थित है, याद रखिएगा, मनाली लेह इस मार्ग पर ये स्थित है। समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो 3000 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी दुनिया की सबसे ऊंची स्थित ये सुरंग है। ये रणनीतिक रूप से सेना और पर्यटन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में ही स्थित है। इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो 5वीं सदी में गुप्त काल था। तो इस गुप्त काल में इसकी स्थापना की गई थी। है कहाँ पे? बिहार पे। ये क्या हुआ करता था? तो बौद्ध शिक्षा का वैश्विक केंद्र था। चीनी यात्री ह्वेन सांग के बारे में आपने सुना होगा, तो वो यहाँ पे आकर क्या किया था? अध्ययन भी किया था। 2010 में इसका पुनर्निर्माण कर आधुनिक विश्वविद्यालय के रूप चीज़ें तो यहाँ पे बन चुकी हैं, यानी कुछ महाविद्यालय का निर्माण हो चुका है और कुछ का भी जारी भी है यहाँ पे। अगला देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, याद रखिएगा। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 8586 मीटर ऊंचा है। और अगर सबसे ज़्यादा ऊंचे की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट आपने सुना होगा, तो उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। बट जब भारत की बात की जाए तो उसकी ऊंचाई है 8586, याद रखिएगा। अगर फिट में इसी को फिट देखा जाए तो ये 28,169 इतने फिट का ये है। और इसको क्या, ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। पहला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। स्थान अगर बात करें तो ये सिक्किम में स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में और नेपाल की सीमा में स्थित है कंचनजंगा। और माउंट एवरेस्ट की बात करें तो नेपाल और चाइना के उसमें स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में इसको स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1955 में इसको स्थापित किया गया था। जो कंप्यूटर स्थापित किया गया था तो उसका नाम क्या था? HEC2M, ये इस कंप्यूटर का नाम था। इसको होलरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोला जाता था। ये क्या था? एक मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके नेतृत्व आपने महालनोबिस का तो नाम सुना होगा पंचवर्षीय योजना में, तो ये प्रोफेसर थे PC महालनोबिस, इन्हीं के नेतृत्व में इस संस्थान में स्थापित किया गया था इसको। ये भारत के कंप्यूटर इतिहास की शुरुआत का इसको प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतिभा पाटिल। तो इनका कार्यकाल कब से कब था? 2007 से लेकर 2012 तक इनका कार्यकाल था। ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये पहली महिला थी। पूर्व में क्या थी? तो ये राजस्थान की राज्यपाल हुआ करती थी, यानी गवर्नर पहले हुआ करती थी। इनका कार्यकाल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया था। अगला देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? से कैथेड्रल, जो कि गोवा में स्थित है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका निर्माण कब किया गया था? तो 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। किया कौन था? पुर्तगालियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो जो पुर्तगाली थे उन्होंने इसका निर्माण यहाँ पे किया था। किस शैली में? तो पुर्तगाली गोथिक शैली में इसका निर्माण है। यह सेंट कैथरीन को समर्पित है। तो याद रखिएगा, सेंट कैथरीन को समर्पित है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के हिस्से के रूप में भी इसको संरक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24, भारत का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहिब। ये फर्स्ट जो पहला ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है। ये स्थित कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में ये स्थित है। बात की जाए तो ये 4632 मीटर ऊंचाई पे बना हुआ है। ये सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनसे जुड़ा हुआ है। ये स्थल केवल गर्मियों में ही खुला रहता है। कब से कब तक? मई से लेकर अक्टूबर के बीच में इसको खोला जाता है। तो मई से लेकर अक्टूबर के महीने में ही इसको ओपन किया जाता है।
यह एक तीर्थ के साथ साथ ट्रेकिंग स्थल के रूप में भी यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा घोषित किया गया था? तो किसको घोषित किया गया था? भुवनेश्वर को। ऑप्शन डी। कब घोषित किया गया था? 2015 में। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ये टॉप रैंक पर था। इसमें क्या है कि जैसे बेहतर योजना, हरित परिवहन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मापदंडों पर ये आगे रहा है। राजधानी होने के साथ साथ ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। यह शहर स्मार्ट शहरी विकास का भी एक उदाहरण है। तो भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये स्थित कहाँ पे है? तो ये झारखंड में स्थित है। झारखंड में ये स्थित है और 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी स्थित है। पश्चिम बंगाल, इन दो राज्य में ये फैला हुआ है। दामोदर घाटी को भारत का शोक कहा जाता है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। यह परियोजना बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो कौन सी यहाँ पे ऑप्शन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोविंद सागर झील। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं। ये भाखड़ा नागल बांध के निर्माण से बनी हुई है और स्थित कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि सतलुज नदी के ऊपर है, बना हुआ है। जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी के ऊपर बना है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे नीलगिरी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसको कब घोषित किया गया था? तो 1986 में इसको घोषित किया गया था। स्थित कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन तीनों में फैली हुई है। यूनेस्को के द्वारा इसको मान्यता भी दी गई है। ये क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है और कई दुर्लभ प्रजातियों का यहाँ पे निवास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अप्सरा होगा, ऑप्शन ए। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 4 अगस्त, इसकी शुरुआत हुई थी 4 अगस्त 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ट्राम्बे मुंबई, जिसको अब बार्क भी बोला जाता है। तो उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री नेहरू जी हुआ करते थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। स्थित कहाँ है? मुंबई में। और ये भी याद रखिए कि ये एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर भी था, यानी एशिया में इसको पहली बार स्थापित किया गया था। अगला देखते हैं, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू जी थी। कहाँ की बनी थी? यूपी की, यानी कि उत्तर प्रदेश की ये गवर्नर बनी थी। 1947 से लेकर 1949 तक ये रही थी वहाँ पे। ये हैं कौन? जैसे एक प्रसिद्ध कवयित्री थी, स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। ये भी याद रखिए। नाइट इंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबे बांध की बात की जाए तो कौन सा है? हीराकुंड, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 25.8 किलोमीटर ये लंबा है। दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है और किस नदी पे स्थित है? तो ये महानदी पे स्थित है। महानदी के ऊपर इसको बनाया गया है। स्थित अगर राज्य की बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में स्थित है ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग स्थान यानी कहाँ से किया गया था? तो उस समय जो यूएसएसआर हुआ करता था, USSR जो उस समय का हुआ करता था, यानी अब जो टूट करके रूस बचा हुआ है वहाँ से। इसका नाम किसके ऊपर रखा गया था? तो जो प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो वैज्ञानिक प्रयोग और डेटा संग्रहण के लिए इसको लॉन्च किया गया था। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की ऐतिहासिक शुरुआत थी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना कौन सा है? बम्बई समाचार, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1822 में इसकी स्थापना की गई थी। किस भाषा में यह था? तो ये गुजराती में हुआ करता था। गुजराती में ये हुआ करता था।
और कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि मुंबई में इसको स्थापित किया गया था। यह आज भी प्रकाशित होता है और भारत की पत्रकारिता का यह गौरवशाली प्रतीक भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फातिमा बीबी थी। सर्वोच्च न्यायालय में इनकी नियुक्ति कब होती है? 1889 में। और ये रालिका में महिलाओं के प्रवेश की दिशा में ये क्या था कि ऐतिहासिक कदम था। इन्होंने महिला न्यायिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। अगला देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा पशु अभयारण्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सुंदरबन नेशनल पार्क। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। तो स्थान ये कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर का प्रमुख रूप से ये निवास स्थान है और यहाँ पे मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। ये यूनेस्को, यह क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी संरक्षित है क्योंकि यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो इनका नाम क्या था? किरण बेदी था। कब बनी थी, मतलब कब सेवा में शामिल हुई थी? तो ये 1972 में शामिल हुई थी। दिल्ली की यातायात व्यवस्था और तिहाड़ जेल सुधार के लिए ये प्रसिद्ध हैं। इनको एक पुरस्कार भी दिया गया था जिसका नाम था रमन मैगसेसे, और ये पांडुचेरी जो था, पांडुचेरी की उपराज्यपाल भी रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड वारन हेस्टिंग। यहाँ पे ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। कब बना था? तो ये 1773 से 1785 के बीच में इसका कार्यकाल था। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट जब लाया जाता है उसी के बाद इसको बनाया जाता है। और रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? तो 1773 में आता है। उसके बाद ये गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। और भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणाली की नींव इन्हीं के काल में पड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत का पहला विमानतल कहाँ स्थित है? क्या होगा? कोलकाता। कोलकाता में स्थित है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है डुमडुम एयरपोर्ट। तो याद रखिएगा क्या इसका नाम है? डुमडुम एयरपोर्ट इसको बोला जाता है। एयरपोर्ट इसको बोला जाता है। कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1925 में इसकी मतलब शुरुआत की गई थी। इसका अभी अगर वर्तमान नाम की बात करें तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से अब यह जाना जाता है। ब्रिटिश शासनकाल में सैन्य और डाक सेवाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ये भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो कहाँ पे स्थापित हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862, जो कि चार्टर एक्ट एक आता है। कब आता है? 1861 में एक चार्टर एक्ट आता है। इसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। तो इस इमारत का डिजाइन इंग्लैंड के न्यायालय से प्रेरित था। ये भारत के सबसे पुराने न्यायिक संस्थान में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला उपग्रह प्रक्षेपण स्थल कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थुम्बा। यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसको क्या बोला जाता है? थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग इसको बोला जाता है थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म अगर आप देखें तो TERLS इसको बोला जाता है। इसको क्या इसका स्थित कहाँ पे है? तो ये केरल में स्थित है। अंतरिक्ष अनुसंधान की ऐतिहासिक शुरुआत का स्थल है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने पंचायती राज लागू किया था? तो जो भी हुआ था, तो गांधी जी जो थे उनकी डेट ऑफ बर्थ यानी 2 अक्टूबर, लेकिन ये डेट याद रखिएगा 1959, इस दिन पे यहाँ पे किया जाता है। तो किस जिले में? नागौर नाम का एक जिला है राजस्थान में। नागौर नहीं, जिले के अंदर एक बागड़ गांव है। बागड़ वहाँ पे क्या है? एक गांव है। तो ये गांव का नाम है। इस गांव में इसको शुरू किया गया था। तो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ये भारतीय लोकतंत्र को ग्राम स्तर पर ले जाने का पहला कदम था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको पहले मतलब किसी और नाम से जाना जाता था। तो पहले किस नाम से जाना जाता था? हैली नेशनल पार्क के नाम से इसको पहले जाना जाता था। ये स्थित कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। ये बाघ संरक्षण परियोजना का पहला पार्क भी, यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइगर कब चला गया था?
1973 में, तो उसका ये पहला पार्क भी था। ये भारतीय ये भारतीय वन्य जीवन संरक्षण का स्थल प्रतीक भी है। यहाँ पे 42 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिले जो कि मैंने करा दिया। अगर आप ये सभी देखे होंगे तो यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ही। अगर आपका कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर बताइए। को लाइक कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा।